नमस्कार दोस्तों। ईरान का जो युद्ध चल रहा है उसमें बहुत कोशिशों के बावजूद अब तक कोई समझौता या एमओयू साइन नहीं हो पाया और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज में ग्लोबली स्लो डाउन आ रहा है और इंडिया में स्पेसिफिकली काफी इम्पैक्ट अब होने लगा है क्योंकि ऑलमोस्ट 90 डेज वॉर के हो चुके, 3 महीने लगभग पूरे हो रहे हैं। उसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि हम नेट इंपोर्टर हैं ऑयल के, नॉट ओनली नेट, ह्यूजली इंपोर्टर है। 80% 90% हम अपना एनर्जी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, उसकी वजह से हमें उसकी प्राइस का इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो एक ताजा क्रिसिल रिपोर्ट है जो ये सजेस्ट कर रही है कि टोल कलेक्शन गिरने वाला है इस फाइनेंशियल ईयर में और उसमें स्लाइट इंप्रूवमेंट होगा नेक्स्ट फाइनेंशियल यानी FY 28 में। अब टोल रोड से कैसे समझा जाए कि इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि टोल रोड का मतलब ये है कि देश के जितने भी इलाकों में ट्रक घूम रहे हैं 75% 80% कमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं और वही हमारी इकोनॉमी को चलता हुआ दिखाती है जब पहिया घूमता है इकोनॉमी का। लेकिन अगर वहां ग्रोथ में कमी आ रही है तो ये सिर्फ टोल रोड कलेक्शन या टोल रोड कंपनियों को नुकसान नहीं है, ये इकोनॉमी पे इम्पैक्ट, और इस इम्पैक्ट को काफी बड़ा होता हुआ हम देख रहे हैं इस रिपोर्ट के मुताबिक। और उसमें भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट जो होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में होगा यानी 28 में, दैट टू मिनिमल, क्योंकि अब ये एक्टिविटी कब तक ऐसी खराब रहेगी इसका अंदाजा भी नहीं लगा। तो इस पर बातचीत हम करेंगे और इसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है और इसका अंदाजा क्या लग रहा है। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ आनंद कुलकर्णी जी हैं जो क्रिसिल रेटिंग्स के डायरेक्टर हैं। आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये वाकई बहुत दिलचस्प रिपोर्ट है। जब मैंने इस रिपोर्ट को देखा मुझे लगा ये टोल रोड कलेक्शन की रिपोर्ट नहीं है, ये एक्चुअली इकोनॉमी की रिपोर्ट है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी डिसाइड करती है कि इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो आनंद, बहुत बहुत स्वागत है आपका TNS में। पहले तो ब्रीफली मुझे आप ये थोड़ा सा समझाइए कि ये आपकी जो रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स मैंने हल्की सी बताई है, ये क्या है एक्चुअली और इससे क्या निकल के आया आपकी फाइंडिंग्स हिसाब से। राइट, थैंक यू नीरज जी। गुड मॉर्निंग। आपने सही तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है दैट टोल रोड सेक्टर इट्स अ प्रॉक्सी फॉर इंडियाज इकोनॉमी। इसीलिए ये समझना भी जरूरी है कि ये सेक्टर ऑपरेट कैसे करता है। जब हमने एनालिसिस किया, देखिए सिचुएशन तो काफी इवॉल्विंग है। दी कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल नॉट ओवर। एक अजम्पशन बनाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट कब खत्म होगा, उसके बाद सप्लाई चेन डिसरप्शन कितने देर तक चलेंगे उसके बाद। तो कुछ अजम्पशन लगा के क्रिसिल रेटिंग्स ने हमने ये प्रेस रिलीज इशू किया है। अब आपको तो ये पता है प्राइमरी चैलेंजेस जो ये वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आ रहे हैं, दोज आर ऑन सप्लाई साइड डिसरप्शंस। तो गैस के शॉर्टेजेस होते हैं या फिर फ्यूल कॉस्ट बढ़ रही है, हमने वो ऑलरेडी देखा है, जिसकी वजह से फ्रेट एक्सपेंसेस बढ़ते हैं, एयर स्पेस क्लोजर्स होते हैं। तो इन सब चीजों की वजह से देयर इज एन इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी दैट वी आर एक्सपेक्टिंग। उसकी वजह से सेक्टर पे टोल कलेक्शंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा ये रिपोर्ट बताती है। अब आप अगर देखेंगे तो टोल रेवेन्यू या टोल कलेक्शन जो होते हैं टिपिकली दो सेगमेंट से आते हैं। एक तो होता है कमर्शियल ट्रैफिक, दूसरा होता है पैसेंजर ट्रैफिक। तो ये कमर्शियल ट्रैफिक जो होता है, जो ट्रक्स होते हैं, जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, they contribute roughly 75% of toll collections in this roads, and those things are closely linked to economic activity. Economic activity जैसे बढ़ती है, बहुत सारे sectors होते हैं आपके, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जनरल गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स, ये सब चीजें जो होती है ये काफी बड़ी तरीके से कंट्रीब्यूट करती है इन इंडियाज इकोनॉमी। तो 75% कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टोल के कलेक्शन में इन सब चीजों का। अब जैसे ये डीजल प्राइसेस से भी सेंसिटिव होती है। डीजल प्राइसेस जैसे बढ़ते हैं तो ये डिपेंड करता है कि जो ऑपरेटर है, फ्लीट ऑपरेटर्स है, वो कितनी अच्छे तरीके से इंक्रीज कॉस्ट पास ऑन कर पाते हैं टू देयर एंड कस्टमर्स। सो इन सब चीजों के चलते हमने ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि देयर इज गोइंग टू बी सम इम्पैक्ट ऑन कमर्शियल ट्रैफिक दिस ईयर। अब एक थोड़ा सा छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा, ये डी ग्रोथ नहीं हो रही है, इट इज अ लोअर ग्रोथ। आप अगर एक रन रेट ग्रोथ देखेंगे जिससे नीचे जा रही है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी गेटिंग इम्पैक्टेड, तो ये 5 से 7% का ग्रोथ आएगा, बट इट इज लोअर देन अ टिपिकल रन रेट। और अगले साल जो होगा
एक इन्फ्लेशन लिंक्ड हाइक होती है, जो टोल रेट रिवाइज होते हैं वो इन्फ्लेशन से लिंक होते हैं, डब्ल्यूपीआई से लिंक होते हैं। तो अगले साल उसकी वजह से थोड़ा कलेक्शन में ग्रोथ आ सकती है, बट ट्रैफिक प्रोबेबली इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड। हमने ऑलरेडी मार्च और अप्रैल का जो डेटा देख रहे थे हम, हमें ऑलरेडी दिखा है कि इसमें थोड़ा सा स्लो डाउन ऑलरेडी दिख रहा है। तो ये एक समरी है उस रिपोर्ट की। दैट्स व्हाट आई थॉट आई जस्ट क्विकली हाईलाइट फर्स्ट। जी आनंद, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। अब हमने ये जो चार्ट हमारे सामने स्क्रीन पर दर्शकों को भी दिख रहा होगा, FY23 में 24%, फिर 11%, फिर 6%, फिर 7-8%। तो FY24, 25 और 26 तक ये स्टेबल है। वॉर तो फरवरी में शुरू हुआ है, करेक्ट। उससे पहले भी कोई बड़ी ग्रोथ नहीं थी, और अब 5 to 7% होगा इस साल, जो कि पिछले साल से 2.5%, 3% कम है। नेक्स्ट ईयर WPI लेड ग्रोथ है। तो हम लोग हमेशा FMCG में कहते हैं कि इन्फ्लेशन लेड अगर वॉल्यूम ग्रोथ है, दैट मींस नथिंग। मतलब आप एक्चुअली कहना नहीं चाहिए टेक्निकली, बट डिग्रोथ है वो, क्योंकि आपने इन्फ्लेशन लेड ग्रोथ ली है। सो अगर ये 8 से 10% भी अगले साल रहती है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ये वेस्ट एशिया क्राइसिस अभी तो फिलहाल खत्म होती नहीं दिख रही, एंड नोबडी कैन प्रिडिक्ट। मैं भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता ये, क्योंकि टाइमलाइन ट्रम्प जी तय करेंगे, वो जो रोज बदल लेते हैं अपना व्यू। करेक्ट। बट 4 महीने में जो हुआ है पिछले, अगर मैं उससे पहले का छोड़ भी दूं, तो इसका इम्पैक्ट क्या आपको लगता है कि काफी लॉन्ग लास्टिंग होगा? एक और आपको इनपुट दे दूं, मैंने बहुत सारे ट्रांसपोर्टर से बात की, जो लोग ट्रक्स चलाते हैं, उनका कहना है कि फ्रेट इतना बढ़ गया है कि डिमांड गिर रही है अब। करेक्ट। सो नहीं, हाउ डू बात यू सही है। बात बिल्कुल सही है नीरज जी। एक कॉन्टेक्स्ट बताना जरूरी है, इसलिए पहले वो बता देता हूँ। क्योंकि एक पीरियड हमने यहाँ पे ग्राफ में एक्सप्लेन किया है, बट इसका बैकग्राउंड इज कोविड ईयर्स, राइट। आप अगर देखेंगे 21 वाज अ कोविड इम्पैक्टेड ईयर, जहाँ पे एक्चुअली डीग्रोथ हुआ था। तो जो आपको 22-23 में जो दिख रहा है, दैट इज ऑन अ लो बेस ऑफ कोविड इम्पैक्टेड ईयर्स। तो उस टाइम पे काफी मेजर इम्पैक्ट भी आया था। उसके बाद एक रिबाउंड हुआ इकोनॉमी के दोनों ट्रैफिक में भी, और एक उसका बेनिफिट आया था उस टाइम पे WPI भी काफी हाई था, तो वहां पे टोल रेट हाइक भी ज्यादा थी, तो कलेक्शन जो बड़े थे 2 साल के लिए, दैट वाज मोर ऑफ रिकवरी और रिकूपिंग ऑफ सम लॉसेस दैट द सेक्टर हैड मेड इन द पास्ट। जो आप अगर लॉन्ग टर्म एक रन रेट देखेंगे, टिपिकली जो ट्रैफिक ऑन द हाईवेज है, ये इसी तरीके से 4%, 5% का एक लॉन्ग टर्म एवरेज होता है। इन अ बेटर इकोनॉमी इट कैन बी स्लाइटली हायर। एंड आप अगर इन्फ्लेशन देखेंगे, तो इन्फ्लेशन लिंक टोल रेट हाइक जो होती है वो भी सिमिलर होती है, समझ लीजिए 4-5% की। तो नेट नेट एक स्टेडी स्टेट लाइन अगर लगाएंगे आप, तो एक 9-10% का कलेक्शन ग्रोथ इज कंसिडर्ड अ गुड ग्रोथ, ऐसा उसमें मेजर इशू नहीं होता है। तो जो हम अगले साल 8-10% की बात कर रहे हैं, इट इज इन लाइन विथ व्हाट जनरली इज एक्सपेक्टेड। बट आपका ऑब्जर्वेशन सही है कि वो इन्फ्लेशन ड्रिवन ग्रोथ होगी, वाइल ट्रैफिक में फेस सम चैलेंजेस। तो हम जिस तरीके से देखते हैं, जो रिकवरी हुई थी पास्ट में, कोविड का इम्पैक्ट, उसके बाद रिकवरी, तो परमानेंट लॉस जिसको हम बोलते हैं कि कोई इवेंट की वजह से कोई परमानेंट लॉस हो रहा है, नहीं हो रहा है इन दिस सेक्टर, तो पास्ट में हमने देखा है वो परमानेंट लॉस कोविड की वजह से नहीं हुआ था। इसमें भी आगे जाके हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि परमानेंट लॉस नहीं होगा, बट जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि एक अजम्पशन लगाते हैं कि कितने टाइम तक का डिसरप्शन होगा, उसके बेसिस पे इस साल थोड़ा सा स्लो डाउन तो क्लियरली दिख रहा है। अगले साल इज इन्फ्लेशन ड्रिवन टोल रेट हाइक जो होगा, उसकी वजह से कलेक्शन ग्रोथ होगी। ये आपका असेसमेंट सही है। सो क्या मैं ये भी सही ठीक से समझ रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर भी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है? क्योंकि जो इसमें दो माउंटेन दिख रहे हैं हमें, एक येलो एक ग्रीन। येलो माउंटेन इज टोल रेट हाइक, और ग्रीन माउंटेन है ट्रैफिक ग्रोथ। तो ट्रैफिक ग्रोथ तो हमें अगले साल भी इंप्रूव होते हुए नहीं दिख रही। सो क्या ये समझना ठीक होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज FY28 में भी स्लो रहेंगी, डिस्पाइट कि हमें टोल ग्रोथ दिख जाएगी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन? राइट। सर, हमने जो हमारे रिपोर्ट में एक अजम्पशन दिया था ट्रैफिक ग्रोथ का, वो लिखा है 2 to 4%। अब बिकॉज सिचुएशन इज सो डायनामिक, हम इस साल थोड़ा सा लोअर साइड में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपको ग्रीन लाइन जो दिखेगी वो स्टेबल दिखेगी, स्टेडी दिखेगी। तो उसकी वजह से अगले साल का अजम्पशन थोड़ा सा एक ब्रॉडर रेंज में है। इफ इट बिटवीन 2 to 4%, अगर 4% के आसपास है, इट इज नॉट टू वीक,
as compared to steady state run rate that the traffic growth has seen in the past. But ये सब नीरज जी डिपेंड करता है कि मैं कब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म होगा, उसके बाद कितने क्वार्टर में नॉर्मलाइज हो जाएगा. तो अगर समझिए ये महीने में हो गया, I think 28 can have even upside also. So the assumption is in a range because it is a situation that is quite dynamic right now. ओके, मतलब इस साल तो कम से कम रहेगा. अगर मान लीजिए वॉर बंद हो जाता है 15 जून से, तो भी नेक्स्ट ईयर हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें ठीक होंगी. अब मुझे इसी अजम्पशन पे हमें ये बताइए कि अगर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो रही है, तो ये जो टोल रोड कंपनीज हैं, ये कितना इंसुलेटेड है, इनकी डेट कितनी इंसुलेटेड है, इनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट कितना इंसुलेटेड है? करेक्ट, करेक्ट. नहीं, सर ये तो एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं, पहले तो एक चीज और एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट होगी. आप अगर जाएंगे, हमने इसी वीक क्रिसिल रेटिंग ने रिलीज करी है कि एक बेस केस होता है, एक स्ट्रेस केस होता है, 6 महीने का लगाते हैं, 9 महीने का, उस बेसिस पे हम कुछ कुछ अजम्पशंस करते हैं. तो जैसे आपने इनिशियली भी कहा, ये सही है कि द सिचुएशन विल कीप ऑन चेंजिंग, और अजम्पशंस विल कीप ऑन चेंजिंग. बट जो आपने फंडामेंटल सवाल पूछा है, सर आप पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे तो टोल रोड्स ये सेक्टर है काफी कंसोलिडेट हुआ है. बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए हैं, बहुत सारे इनविट प्लेटफॉर्म्स फ्लोट हुए हैं, और आज के दिन में देखेंगे तो बहुत सारे टोल रोड एसेट जो है वो एक इनविट प्लेटफॉर्म में बैठे. हमने जो सैंपल असेस किया था 91 एसेट्स का, मोर देन 80% ऑफ दोज आर इन सम इनविट और सम पूल्ड पोर्टफोलियो, जहां पे एक डाइवर्सिफाइड पूल होता है एसेट्स का. तो इनविट प्लेटफॉर्म दो तरीके से हेल्प करता है. एक होता है आपका डाइवर्सिफिकेशन, जो डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपल तरीके से होता है, कि जिसमें आप या तो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन कर लीजिए, ट्रैफिक का मिक्स होता है, कमर्शियल वर्सेस पैसेंजर का कॉम्पोजिशन क्या है, प्रोजेक्ट टाइप का होता है कि इनविट में टोल भी होते हैं और एन्युइटी टाइप की प्रोजेक्ट होते हैं जो इकोनॉमी से कंपैरेटिवली इंसुलेटेड होते हैं. एक स्टेडी स्टेट आपको कैश फ्लो आते रहता है. तो ये सब चीजें ये प्लेटफॉर्म की वजह से थोड़ा एक बेनिफिशियल होती है. दूसरा, ये प्लेटफॉर्म सेबी रेगुलेटेड होते हैं, जिसकी वजह से एक उनका डेट लेवल में या लेवरेज लेवल पे एक कंट्रोल होता है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस होती है कि आप एक स्पेसिफिक लेवल के ऊपर जा नहीं सकते. तो हमने दो तरीके से इसको एनालाइज करा है कि इज देयर अ टाइमिंग मिसमैच इन देयर कैश फ्लोज, एंड इज देयर अ परमानेंट पॉसिबिलिटी ऑफ बैलेंस शीट इंपैक्ट इन दिस. तो टाइमिंग मिसमैच तो पॉसिबिलिटी है, जिस पे हमने बात करी. इस साल में थोड़ा सा एक डिसेलरेशन या लोअर ग्रोथ देख सकते हैं, बट इट इज ऑन अ बेस जो कि कोविड के बाद आप जो बड़े माउंटेन देख रहे हैं इनिशियली, इट इज ऑन अ डिसेंटली हाई बेस. तो एक परमानेंट इंपैक्ट नहीं लग रहा है बहुत ज्यादा ये टोल ऑपरेटर जो टोल रोड कंपनीज पे जो है. और इस साल पे थोड़ा सा लोअर ग्रोथ भी आएगा, अगले साल वो रिकूप हो जाएगा. तो नेट नेट मेजर इंपैक्ट हमें लगता नहीं है कि टोल रोड, क्योंकि कंसेशन एग्रीमेंट जो होते हैं ये काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किए. हम उसको बोलते हैं इक्विटेबल रिस्क शेयरिंग अग्रीमेंट्स होते हैं, कि प्राइवेट प्लेयर्स को एक मेजर ड्रॉबैक या मेजर परमानेंट इंपैक्ट ना हो, और ये ठीक तरीके से काम कर रहा है इस सेक्टर में. तो हमें उसमें इशू लग नहीं रहा है. दूसरा होता है बैलेंस शीट साइड पे. तो बैलेंस शीट भी काफी ठीक ठाक प्रूडेंटली लेवरेज्ड है, ऐसा ओवर लेवरेजिंग हमें दिख नहीं रहा है. इनफैक्ट हमने कुछ हफ्ते पहले एक इनविट स्पेसिफिक एक रिपोर्ट रिलीज करी थी, जिसमें हमने बोला था एक डेट टू एंटरप्राइज वैल्यू नाम का एक रेशियो होता है. दैट इज एन इंडिकेटर ऑफ लेवरेज. आपका टोटल वैल्यू क्या है एसेट अंडर मैनेजमेंट का, और उसके अगेंस्ट कितना डेट है. तो ये अराउंड 45% का डेट टू एयूएम पे चल रहा है. दैट मीन्स एक ठीक ठाक तरीके से लेवरेज है, बहुत ज्यादा लेवरेज है नहीं सेक्टर में. तो दैट मीन्स आपके पास एक बफर होता है टेम्पररी. अगर डाउनटर्न आता भी है कलेक्शंस में, तो आपके पास उतना कुशन होता है टू एब्सॉर्ब दीज थिंग्स. तो क्रेडिट पर्सपेक्टिव से, जो हम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी देखते हैं, तो क्रेडिट पर्सपेक्टिव से कोई मेजर इशू लग नहीं रहा है. द टाइमिंग मिसमैच ऑन कलेक्शंस इज समथिंग दैट वी आर मॉनिटरिंग. बट आप ये देख रहे हैं जो कि इनके अदर एसेट क्लासेस भी होते हैं, तो डिपेंडेंसी अदर एसेट क्लासेस पे बढ़ेगी. अदर एसेट क्लासेस मतलब किस तरीके का आप बता रहे हैं? जो पूरा इनविट में ये कर रहे हैं, जो इनका पोर्टफोलियो है, उसमें ये दूसरी एक्टिविटीज पे भी डिपेंडेंट रहेंगे, केवल टोल कलेक्शन या टोल रेंट जो इनको मिलता है उस पर नहीं. नीरज जी, इनविट्स अलग अलग तरीके के, कोई सेक्टर फोकस्ड होता है, तो बहुत सारे आज रोड फोकस्ड है. बट अच्छी बात यह है कि उसमें से भी आप अगर देखेंगे, समझो 15-20% उनका रेवेन्यू आता है एन्युइटी एसेट से. तो टोल रोड थोड़ा सा अगर स्लो होता है, तो ये 20% जो है वो स्टेडी स्टेट होगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसा आता है. तो इट्स अ डाइवर्सिफाइड पूल. अगर कोई आगे जाके बिकॉज ऑफ दीज सिचुएशंस अगर ये सोचता है कि मुझे कोई नए सेक्टर में डाइवर्सिफाई करना है,
दैट प्रोबेबिलिटी वन कैन इवेल्युएट। आज के दिन में ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई नया सेक्टर इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग इन योर ओवरऑल रेवेन्यूज और कलेक्शंस, बट स्टेडी स्टेट चलता रहेगा इज व्हाट आवर एक्सपेक्टेशन इज। सो मतलब मेजरली है कि क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से आप लोग सेटिस्फाई है, कोई बहुत ज्यादा अभी क्रेडिट चिंता रेटिंग के नहीं। हिसाब से हमें चैलेंजेस लग नहीं रहे हैं बिकॉज ऑफ बोथ द थिंग्स, बिकॉज एक रिकवरी अगले साल होगी और बैलेंस शीट्स आर वेल प्लेस्ड। दैट इज व्हाट आवर असेसमेंट। परफेक्ट। आनंद भाई, अब एक चीज बताइए, अब हम लोग इस पर थोड़ा सा दोबारा आते हैं। जो पूरा सिनेरियो बनता हुआ दिख रहा है आपको, उस सिनेरियो में क्या आपको ये लगता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है फिर से जब रिव्यू करेंगे तो उसमें इतना रेजिलियंस होगा कि आप हाइक ले सके? क्योंकि जब आप हाइक लेंगे तो भी एक स्लोडाउन का खतरा होता है, क्योंकि अभी अभी इकोनॉमी उससे निकलने की कोशिश करेगी। आपकी ही एक और रिपोर्ट है, इनपुट कॉस्ट हाइक रिसेंटली, मतलब कल ही परसों में आई है, फायर लगा है उसमें। और दैट्स ट्रू, ये तो हम लोग एक्सपीरियंस भी करते हैं कि इनपुट कॉस्ट भयंकर बढ़ी और मेटल प्राइसेस रॉकिंग है एकदम। वैसे में इनके लिए आगे का रास्ता तो और मुश्किल होगा और ज्यादा एक्टिविटीज में दिक्कत आएगी। डिस्पाइट कि आप 8 से 10% की ग्रोथ अगर देख रहे हैं उसमें, ये हाइक लेंगे ये, तब तो और मुश्किल खड़ी हो जाएगी। राइट। तो नीरज जी, सही बात है आपकी। दो तरीके से इसको बताना चाहूंगा। एक, आप अगर इम्पैक्ट देखेंगे इस बार का, पिछले 4-5 सालों में बहुत सारी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स हो चुके हैं, हर इसका इम्पैक्ट थोड़ा अलग होता है। इस बार का इम्पैक्ट जैसे आपने सही बताया, सप्लाई साइड डिसरप्शन। डिमांड जो है इंडिया की, डोमेस्टिक डिमांड, जो कि ये टोल रोड सेक्टर जहां से ड्राइव होता है, वो सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टेड इनहेरेंटली नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शंस ये बहुत ज्यादा इशू यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अगर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होता है, उसके बाद थोड़ा आप वक्त देके चीजें नॉर्मलाइज हो जाती है, द इनहेरेंट डोमेस्टिक डिमांड will still continue to drive the overall economy. That is the fundamental aspect of this disruption this time. That was one part of it. Second, जो मैं पहले बता रहा था, ये कंसेशन एग्रीमेंट जो होते हैं, जो एक एनएचएआई और प्राइवेट कंसेशनर साइन करता है फॉर टोल रोड्स, ये काफी अच्छे तरीके से डिजाइंड है, काफी वाटर टाइट डिजाइन है इनका। तो ये जो टोल रेट हाइक होती है, ये डिस्क्रिशन पे नहीं होती है। ये हर साल आप पिछले साल का एक WPI इंडेक्स लेंगे, उसको एक फॉर्मूला लगाया जाता है और ये ऑटोमेटिकली अगले साल हाइक होती है। फॉर टोल रोड ऑपरेटर्स ये कोई फ्लेक्सिबिलिटी या कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें, ये सर्टन है, पिछले बहुत सालों से चलता आ रहा है। तो जहां पे सवाल आप जो पूछ रहे हैं वो ये आ सकता है कि मैं अगर एक ट्रांसपोर्टर हूं तो मैं मेरे इनपुट कॉस्ट मेरे एंड कस्टमर को कर सकता हूं, नहीं कर सकता, वहां पे एक अक्रॉस द टेबल या तो निगोशिएशन आएगा या तो एक डिस्कशन आएगा। बट फॉर टोल रोड ऑपरेटर्स it's a fixed formula and automatic increment in the toll rate hike that happens. प्रॉब्लम तो यही पे है ना कि अगर वो जो WPI फिक्स फॉर्मूला लगा के आप टोल रेट हाइक करेंगे, बट जो ट्रैफिक है वो थोड़ी WPI से चलता है। बिल्कुल। ट्रैफिक तो डिमांड सप्लाई से चल रहा है, और डिमांड है नहीं, सप्लाई साइड का शॉक तो अलग है, डिमांड साइड का शॉक भी है। तो फिर वो एक मतलब वो फार्मूला जब बनाया गया वो बिल्कुल साइंटिफिक है और बिल्कुल उसमें डिस्क्रिशन नहीं डालना चाहिए, लेकिन उसमें शायद ये इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया था कि अगर ये सिनेरियो आएगा तो क्या करेंगे, तो वो कैसे डील करेंगी, तो फिर मुश्किल है कंपनियों के लिए। नहीं, करेक्ट। तो आपका मतलब द फंडामेंटल क्वेश्चन हियर इज द की पिलर्स ऑफ इकोनॉमी, राइट? आप अगर देखेंगे कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या चल रहा है, कंस्ट्रक्शन में क्या चल रहा है, माइनिंग में क्या चल रहा है, जो अपना एग्रीकल्चर गुड ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसेंशियल गुड्स, ये सब चीजें कंजम्पशन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स फंडामेंटली विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स। क्रिसिल रेटिंग्स ने ऑलरेडी, हमने हमारा क्रिसिल जो इकोनॉमी टीम है, उन्होंने इकोनॉमिक आउटलुक बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशन ऑलरेडी थोड़ा नीचे तो कर लिया है। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है तो दीज सिचुएशंस आर मॉनिटरेबल गोइंग फॉरवर्ड, कि ये फंडामेंटल पिलर्स कैसे बिहेव करेंगे ऑन द डिमांड साइड। तो ये एक इवॉल्विंग सिचुएशन है नीरज जी, इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड। सो क्या उस फॉर्मूले को भी रीथिंक करने की जरूरत है कि वो फॉर्मूला जिस बेस पे बनाया गया है वर्केबल नहीं है आज के सिनेरियो में? सपोज अगर आप सप्लाई साइड डिसरप्शन की वजह से क्रूड प्राइसेस बढ़ गए हैं और पेट्रोल डीजल के दाम रोज बढ़ाए जा रहे हैं, है ना, इस पर देश भर में बवाल मचा हुआ है।
वो पॉलिटिकल डिस्कशन हम छोड़ देते हैं कि वो नहीं, हम प्योर इकोनॉमिक डिस्कशन पे आते हैं कि अगर आप डीजल की कीमतें बढ़ाते रहेंगे बिकॉज ऑफ सप्लाई डिसरप्शन एंड लॉसेस टू द ओएमसीज, then that will be detrimental to the impact or the cost of the living, cost of the transportation and economic activity. तब आप कैसे जस्टिफाई करेंगे कि यार इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, सप्लाई डिसरप्शन है, इसलिए मुझे डीजल 130 रुपए लीटर बेचना पड़ेगा? यू कांट, डिमांड गिर के जीरो हो जाएगी, आप बेच ही नहीं पाओगे, वो एक अलग स्पाइरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मेरा क्वेश्चन ये कि क्या ये जो फॉर्मूले हैं इनको रिथिंक करने की जरूरत है? जैसे मैं टोल रोड सेक्टर के पर्सपेक्टिव से आपको बताता हूँ, ये जब कंसेशन एग्रीमेंट साइन होते हैं, एक लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट्स होते हैं, 15, 20, 30 साल उस तरीके के एग्रीमेंट्स होते हैं, और एक लॉन्ग टर्म थ्रू द साइकिल तरीके का एनालिसिस होता है कि कभी ट्रैफिक नीचे जाएगी, कभी WPI नीचे जाएगा, देयर कैन बी साइकिल कि जहां पे आपकी ग्रोथ काफी कम होगी, जो अगले साल में भी रिकूप हो जाएगी। तो बट एक लॉन्ग टर्म बिहेवियर या प्रेडिक्टेबिलिटी लेके बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन एसेट में इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट जो होते हैं, predictability of regulatory regime plays a critical role in this. तो क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी इसमें इन्वेस्टेड होते हैं, डोमेस्टिक आप अगर देखेंगे बहुत सारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी होते हैं। तो फॉर्मूला जिस बेसिस पे आपने उसको एक एग्रीमेंट साइन किया है फॉर लेट्स से 20 इयर्स, उसको रेट्रोस्पेक्टिवली करना कैन रेज सम क्वेश्चंस। तो मुझे लगता है इस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का वन ऑफ द सेगमेंट इज टोल रोड्स, predictability of regulatory regime is a very critical fundamental pillar of any infrastructure asset. तो मुझे लगता है ये काफी सालों से ठीक चल रहा है, and that inspires investor confidence in the sector. ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। अब ये टोल रोड की हमने काफी बात कर ली, इन जनरल आपको इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे आते हुए दिख रही है? क्योंकि ठीक है आप टोल रोड पे काम कर रहे थे, लेकिन आप देखते तो सब कुछ होंगे ना, रियल एस्टेट भी आप देखते होंगे कैसे बिहेव कर रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसा है, माइनिंग सेक्टर कैसे ग्रो करी, तो हाउ डू यू सी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज? बात आपकी सही है। तो इसमें हमने जो आपने जो रिलीज की बात करी थी, हमने रिसेंटली एक रिलीज करी हुई है। हमने ये बताया है कि किस तरीके का इम्पैक्ट आ सकता है और किस किस सेक्टर पे आ सकता है। तो हमारा असेसमेंट ये कहता है कि इट्स मोस्टली अ प्रॉफिटेबिलिटी लिंक्ड इम्पैक्ट दैट कैन हैपन दिस टाइम। टॉप लाइन का इशू नहीं होगा, जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से आपके रियलाइजेशन बढ़ जाएंगे, टॉप लाइन में नॉट बी इम्पैक्टेड, बट आपकी जो एबिलिटी है टू पास ऑन द इंक्रीज इनपुट कॉस्ट, दैट मे बी कंस्ट्रेन्ड दिस ईयर, एंड बिकॉज ऑफ विच थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ सकता है। तो हमने सेक्टर्स को अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है कि जो डायरेक्टली इंपैक्टेड है, समझो गैस की अवेलेबिलिटी की वजह से, जैसे सिरामिक टाइप का सेक्टर है, तो वहां पे इम्पैक्ट आएगा। कुछ सेक्टर होते हैं जो क्रूड लिंक्ड होते हैं, तो क्रूड प्राइसेस जैसे ही ऊपर जाते हैं, उसकी वजह से उसकी उन सेक्टर्स की एबिलिटी टू पास ऑन दोज प्राइसेस कैन बी कंस्ट्रेन्ड, दैट इज अनदर थिंग। देन देयर आर सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट्स, कि अगर ओवरऑल इकोनॉमिक स्लोडाउन आता है या फिर एक कंजम्पशन पे इम्पैक्ट आता है, तो कौन कौन से सेक्टर्स इम्पैक्ट होंगे। काफी इंटरेस्टिंग ग्रिड है, हमने एक पूरा ग्रिड बनाया है कि रफली हमने 34 सेक्टर्स का एनालिसिस किया था, और कौन सा सेक्टर किस तरीके से इम्पैक्ट होगा और किस तरीके से उनकी बैलेंस शीट्स रेजिलिएंट है टू एब्जॉर्ब सम ऑफ दीज इम्पैक्ट्स। तो आप वो रिपोर्ट पक्का देखिएगा, उस पे एक अलग से सेशन भी आप कर सकते हैं। इट इज एन इंटरेस्टिंग इनसाइट दैट वी विल गेट। श्योर, आई विल डू दैट, मैं इसको इस पर जरूर करूंगा। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है आनंद भाई, आप देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही कि प्रॉफिट में इम्पैक्ट आएगा, टॉप लाइन पर नहीं आ रहा है। और ये हम जो देख रहे हैं, हम लोग स्टॉक मार्केट के साथ देखते हैं, रेजिलियंस देखिए प्राइस में क्या जबरदस्त है, क्रूड कहाँ पहुंच गया लेकिन ओएमसीज वहीं पे है। दैट्स आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो खैर थैंक यू सो मच, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है, क्या सिनेरियो बनता है। बट सिचुएशन थोड़ी सी टफ है, इसमें कोई शक नहीं, और आपकी रिपोर्ट भी वही सजेस्ट कर रही है। तो आनंद थैंक यू सो मच, और फिर ऐसी किसी नई रिपोर्ट के साथ हम लोग बातचीत करेंगे, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच नीरज जी, थैंक यू।